So good evening to all of you. Good evening to all. Thank you. चलो सुनाई दे गया ना। तो क्या क्या पढ़ा था कल? टॉपिक वाज IVC, इंडस वैली civilization, right? In the last class we have discussed about culture and the term civilization, right? So culture, why did we call all the sites related with Harappa as a culture, Harappan culture? Why did we call it as a single culture? Same features, same objects, same type of, yes. So similarity की वजह से हमने क्या कहा, ये सारा क्या है, एक कल्चर है, सिंगल कल्चर। चाहे सिटीज अलग अलग हो, सेटलमेंट्स अलग अलग हो, अलग अलग डिस्टेंस पर हो, बट ऑल आर रिलेटेड विद सिंगल कल्चर, राइट? And what about civilization? Why did we call it as a civilization? Administration, okay, trade, ठीक है, चलो. So today we will start from this, because this is a very important question कि हमने इसको earliest civilization क्यों कहा, कि ह्यूमन बीइंग क्या था, एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस कर रहा था, ठीक है? आफ्टर नियोलिथिक चैल्कोलिथिक पीरियड आया, जहां पे स्टोन के साथ मेटल, चैल्कोलिथिक स्टोन प्लस मेटल copper, right? And after chalcolithic period, bronze age, that means IVC, right? Okay. So चलो इसकी स्टोरी पहले बताती हूँ, फिर सिविलाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि IVC एक तो इसकी टर्म है इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट? सो सिविलाइजेशन का मीनिंग हमने देख लिया। इंडस क्या है? Indus is river and valley, हाँ, वो अलग वैली होगी। यहाँ पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली दैट मीन्स द होल एरिया ऑफ अ स्पेसिफिक रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। मेजर रिवर कौन है? इंडस, और बहुत सारी रिवर्स हैं जो इंडस में आके मिल जाती हैं, तो उन सबका जो पूरा एरिया है, ठीक है, जो कैचमेंट एरिया, जो पूरा एरिया है, दैट इज नॉन एज इंडस वैली। क्लियर? क्योंकि जितनी भी साइट्स हैं, मेजॉरिटी साइट्स आर लोकेटेड नियर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसलिए जितनी भी साइट्स हैं उनको हमने क्या कहा? इंडस वैली civilization, right? Another term, Harappan civilization. Harappan civilization क्यों कहा? Yes, Harappa was the first site to be discovered. सबसे पहले जो एक्सकवेशन हुआ, जो डिस्कवरी हुई, वो कौन से साइट की हुई? हड़प्पा की वजह से। दैट मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द प्लेस हड़प्पा, राइट? एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन, राइट? और ये एक स्पेसिफिक प्लेस जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ, राइट? अब इसके डिस्कवरी पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। After 1850, right, or specifically I will say that time period,
ये जो टाइम है, इसके बाद आफ्टर 1850 द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन इंडिया। इस टाइम पर कौन रूल कर रहा था इंडिया में? Britishers were ruling during that period. So after 1850 they started various projects like postal services, right? And the major development program was development of railway in India, right? अब रेलवे के लिए, अब ये एक अलग इशू है जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि रेलवे क्यों स्टार्ट किया गया, व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव रेलवे के लिए, राइट? वो डेवलपमेंट कम था और ब्रिटिशर्स के अपने कुछ इंटरेस्ट ज्यादा थे, वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है? सब रेलवेज के लिए क्या हो रहा था, ट्रैक बन रहे थे, रेलवे ट्रैक बन रहे थे, ठीक है? सो ये जो लोकेशन है जो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर है? अभी पाकिस्तान में है। ये पहले इंडिया का ही हिस्सा था, ठीक है? सो यहाँ पे भी रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था। अब जब ट्रैक बनाने की बात चल रही थी, काम चल रहा था वहां पे, तो क्या हुआ, वर्कर्स लगे हुए थे, लेबर्स लगे हुए थे, ठीक है? तो जो जमीन होती है उसको साफ करना पड़ता है, क्लियर करना होता है, ठीक है? उसी दौरान, उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि कुछ ब्रिक्स निकले, ठीक है, कुछ ब्रिक्स मिले। अब जब ब्रिक्स की फाइंडिंग हुई तो जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, ब्रिक्स तो अच्छी हैं, उन्होंने रेलवे ट्रैक में ही उसको यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है? उसके बाद अब एरिया जो लोगों को पता चला आसपास, तो उन्होंने भी क्या किया, हाँ ब्रिक्स हैं, अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स है, तो उन्होंने भी क्या किया, ब्रिक्स को निकाल निकाल घर ले गए। अब देखो ये मेंटेलिटी हमेशा से रही है, अभी भी ऐसे ही करते हैं लोग, है ना? स्ट्रीट लाइट्स निकाल निकाल के ले जाते हैं लोग, अपने घर पे लगा देते हैं। इंडिया में डेवलपमेंट इसीलिए नहीं होता, पब्लिक ही खराब है इंडिया की, ठीक है? हाँ, डिवाइडर तो से प्लांट्स उठा ले जाते हैं, स्ट्रीट लाइट, घर की लाइट खराब हो गई तो स्ट्रीट लाइट निकाल ले जाते हैं, ठीक है? मतलब चलो ये तो हार्श रियलिटी है इंडिया की। सो क्या किया उन्होंने, ब्रिक्स जो थी उनको ले जा के घर पे यूज करने लगे। तो मतलब समझ लो कि बहुत सारा जो ब्रिक्स थी ना, और ब्रिक्स के साथ साथ बहुत और भी आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स वगैरह मिले, पॉटरीज मिली। अब सब सोच तो लें कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है? लेकिन जो काम की चीज लग रही थी सबको उठा उठा के ले जा रहे थे, तो बहुत कुछ खराब कर दिया, ठीक है? फिर वहां पे ऑफिसर्स की विजिट हुई। जब ऑफिसर्स की विजिट हुई, उन्होंने थोड़ा सा और ध्यान दिया उस पर, एंड दे थॉट दीज आर द रिमेन्स। उन्होंने सोचा है तो पुराने, रिमेन्स तो हैं, पुराने हैं ये, आज के तो नहीं है, अभी के तो नहीं है। तो ब्रिटिशर्स को लगा ही नहीं था कि इंडिया में अर्लीस्ट सिविलाइजेशन हो सकती है, वो बहुत इंफीरियर समझते थे इंडियंस को। तो उन्होंने सोचा ये वो रीजन है, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, यहाँ पे कौन आया था, अलेक्जेंडर आए थे। इस एरिया तक कौन आया था, अलेक्जेंडर आए थे, ठीक है? मगध के टाइम पे, मौर्यंस के टाइम पीरियड पे। तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ बीड्स मिले, कुछ सील्स मिली इंडस वैली की, ठीक है? तो उनको लगा कि अलेक्जेंडर यहाँ आए थे, उसी टाइम पे उन्होंने ही कुछ यहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल वर्क किया होगा, तो उन्हीं के कुछ रिमेन्स हैं, ये है तो पुराने, उन्हीं के कुछ होंगे, उसी टाइम पीरियड के होंगे, ठीक है? फिर 1920 से इस पे और ज्यादा फोकस किया गया, और फिर ये डिसाइड किया कि जितना भी एरिया है उसका एक्सकवेशन किया जाएगा, राइट? और देखा जाएगा कि ये है क्या चीज, कितना पुराना है, ठीक है? सो एक्सकवेशन कैसे होता है, दो मेथड्स हैं एक्सकवेशन के। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्या डिफरेंस है, इसमें एरिया कम है, राइट? वर्टिकल एक्सकवेशन में क्या होगा, एक कम एरिया में अगर एक्सकवेशन हो रहा है तो क्या होगा, अलग अलग लेयर्स होंगी,
दैट मीन्स एक स्मॉल एरिया में ही अगर एक्सकवेशन किया जाए, वर्टिकल एक्सकवेशन किया जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की फाइंडिंग्स होंगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होंगी, तो उनके कार्बन डेटिंग से आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से टाइम पीरियड में कितना पुराना यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल रिमेन है, कि कितने टाइम पीरियड पहले तक लोग यहाँ पर रहते थे। ठीक है, अलग अलग लेयर्स मिलेंगे। एंड हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, एरिया कैसा है, ब्रॉड एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर किसी एक या दो टाइम पीरियड की ही पूरी की पूरी लेयर एक्सकवेट की जाती है। ठीक है, और फिर पूरी इसी तरीके से ये जो है हॉरिजॉन्टल जो एक्सकवेशन हुआ हड़प्पा में, मेन सिटी हड़प्पा, जब वहां एक्सकवेशन हुआ तो वहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के रिमेन्स मिले, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स थे उनके रिमेन्स मिले। तो उन्होंने कहा ये तो हाउसेस लग रहे हैं। फिर और एक्सकवेट किया, पूरे एरिया को जब उन्होंने एक्सकवेट किया, देन दे फाउंड आउट कि ये तो पूरी की पूरी एक सिटी है, पूरा टाउन है, एंड दिस इज प्लान्ड टाउन। ऐसा ही नहीं कहीं पे भी कुछ भी रेंडमली कुछ भी बना दिया, प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया हुआ टाउन है, राइट। और फिर जब उसकी कार्बन डेटिंग के थ्रू जब टाइम पीरियड का उसका पता लगा, तो वो टाइम पीरियड कौन सा निकला, फ्रॉम 2600 to 1900 BC, and these were the earliest archaeological remains, right, from Indian subcontinent, जिन्होंने ये प्रूफ किया कि ये एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी, सिविलाइज्ड पॉपुलेशन का एरिया था, का सेटलमेंट था। दैट्स व्हाई वी कंसीडर IVC as the earliest civilization of Indian subcontinent. क्लियर। अब जब एक जगह पे फाइंडिंग हुई, टाउन प्लानिंग और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले, राइट, उसके बाद नियर बाय एरिया में और ज्यादा एक्सकवेशन किया गया, आसपास के रीजन में। ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग जगह पर जब एक्सकवेशन हुआ और सिमिलर टाइप के जब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले, टाउन प्लानिंग मिली, तब उनको समझ आया ओके ये तो कनेक्टेड है, ये तो एक दूसरे जैसे हैं, सिमिलैरिटी है, यूनिफॉर्मिटी है इन द टाउन प्लानिंग। ठीक है, और अलग अलग टाइम पीरियड पे जैसे गुजरात, राजस्थान, फ्रॉम हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, अलग अलग जगह पर जब एक्सकवेशन हुआ और यूनिफॉर्मिटी मिली, तो उन्होंने सबको क्या कहा, कनेक्ट करते चले गए कि ये तो हड़प्पन कल्चर है। जैसे यूनिफॉर्मिटी मिली, कनेक्ट कर दिया, ये भी हड़प्पन कल्चर है, राइट। सो हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी, राइट, एंड इंडस वैली बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन। क्लियर, ओके, चलो अब मैप बनाओ इंडिया का। अब वो कार्बन से वो कॉपी मत करना, वो लगाते थे ना पहले, कार्बन बना लगा के और फिर हैं? हाँ तो बनाओ। हाँ
important sites of IVC. चलो फ्रॉम नॉर्थ स्टार्ट करते हैं यहाँ से. Which place is this, Aniketa? Manda. Manda. Right. याद करते जाना अभी. ठीक है. हाँ, ये बनाना है. ठीक है. साइट्स और रिलेटेड स्टेट. ठीक है. लोकेशन आपको याद रखनी है. देन इन पंजाब. हाँ, रोपड़, पंजाब. फिर ये बना लो, हड़प्पा. राखी गढ़ी एंड बनावली इन हरियाणा. देन कालीबंगा, राजस्थान. देन आफ्टर राजस्थान, गुजरात, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, SURKO, सुरकोटड़ा. लोथल, रंगपुर, गणेश्वर, गणेश्वर जो चैल्कोलिथिक पीरियड है. ठीक है, वो लोकेशन राजस्थान में है. ठीक है, और एक यहाँ पर है. हाँ, नागेश्वर भी मिलता है और गणेश्वर भी मिलता है. ठीक है. नागेश्वर, यस, कोस्टल रीजन. ये बताते इधर. ये आई थिंक दिस लोकेशन इज नागेश्वर जो आप बात कर रहे हो, दैट इज लोकेटेड हियर. राइट. हाँ, लिख लो इसको भी. एंड मोहनजोदाड़ो,
चन्हू दाड़ो, कोट दीजी, अमरी, बालाकोट, मेहरगढ़, नाइनटीन नंबर, सुत का गेंडोर, सरायखोला, शोरतुगाई, एंड अफगानिस्तान में एक और लोकेशन लिखवाई थी, मुंडीगग। मुंडीगग। कन्वेरी वाला पाकिस्तान। देखो और भी बहुत सारी हैं, ये जो एरिया है ना यहाँ पर बहुत सारी है, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदहुदड़ो के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी को हम मतलब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारी है, ठीक है, इनको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। एक काम करो, इसको हटा दो और यहाँ पे एक नाम लिखो, दायमाबाद। हाँ, उसको हम चैल्कोलिथिक में ही पढ़ेंगे, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज होगे। दायमाबाद 11 नंबर को दायमाबाद कर दो, ठीक है। दायमाबाद इन महाराष्ट्र। चलो अब एक बार ये साइट्स के नाम और रिलेटेड स्टेट्स, रिलेटेड एरिया वो याद करेंगे, फिर इसमें लोकेशन फिल करेंगे, ठीक है। तो याद होगा, ठीक है। ओके सो चलो उसको भी लिख देते हैं, लिख लो भाई, एक नंबर और लिख लो, 23 आलमगीरपुर, ईस्टर्न मोस्ट, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। सुना है ना, है ना, आईवीसी की साइट है यहाँ पे, अब कभी जाओ तो घूम के आना। चलो ठीक है, ओके लिसन सी अब if we see the northernmost site of IVC, अगर हम बोले northernmost site of IVC तो कौन सी आएगी? इंडिया के अकॉर्डिंग कौन सी आ रही है? मांडा, राइट। और यहां पर है ये इस लोकेशन में, ठीक है। यहां पर है सरायखोला और यहां पे है शोरतुगाई, राइट, इन अफगानिस्तान। सो northernmost site of IVC is हाँ कौन सी आने के था? शोरतुगाई। कौन सी कहां पर है? अफगानिस्तान में, ठीक है। एंड सदर्न मोस्ट साइट इज 11 नंबर,
southernmost is Daimabad. Easternmost is Alamgirpur, and westernmost is here, Sutka Gendor. क्लियर? तो ये 4 साइट याद करो. नदर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी, हाँ, शोर्तुगाई. सदर्न मोस्ट दायमाबाद महाराष्ट्र. ईस्टर्न मोस्ट ईस्ट, हाँ, देखो नदर्न मोस्ट साइट इज शोर्तुगाई, राइट. अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, इन इंडिया, तो नदर्न मोस्ट साइट इज मांडा, राइट. अदरवाइज शोर्तुगाई. सदर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी इज दायमाबाद, 11 नंबर. ईस्टर्न मोस्ट इज आलमगीरपुर, number 23. Easternmost, and westernmost is Sutka Gendor, number 19. Sutka Gendor बॉर्डर पर है ये, इधर ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है. क्लियर? तो ये 4 साइट पहले, नदर्न 5 साइट्स, राइट. नदर्न मोस्ट शोर्तुगाई एंड मांडा. सदर्न मोस्ट दायमाबाद महाराष्ट्र, दायमाबाद महाराष्ट्र. ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, एंड वेस्टर्न मोस्ट सुत्का गेंडोर, सुत्का गेंडोर इन पाकिस्तान, border of Pakistan and Iran, mainly in Pakistan. याद हुआ इतना? ठीक है, चलो अब नंबर 1 से स्टार्ट करो. फर्स्ट साइट कौन से लिखी? मांडा इन, देन सीक्वेंस, देन रोपड़ इन, बोलो, पंजाब, देन हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान. ये भी पंजाब में ही है ये, लेकिन कौन से पंजाब में है ये? वेस्टर्न पंजाब, जो पाकिस्तान में है, राइट. हड़प्पा, देन राखीगढ़ी. हड़प्पा ये बीच में आ गया, पाकिस्तान वाला हिस्सा यहाँ पे, ठीक है, हमने शामिल कर लिया उसको थोड़ी देर के लिए. राखीगढ़ी एंड बनावली, राखीगढ़ी एंड बनावली, लोकेशन हरियाणा. उसके बाद कालीबंगा इन राजस्थान, देन धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, रंगपुर, ये 4 कहां पर हैं? एंड नागेश्वर. 5 साइट्स इन गुजरात. दायमाबाद बीच में आ गया, वो कहाँ है? महाराष्ट्र. देन मोहनजोदाड़ो, अब पाकिस्तान चलते हैं. मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान, चान्हूदड़ो पाकिस्तान, कोट दीजी पाकिस्तान, अमरी पाकिस्तान, बालाकोट पाकिस्तान, मेहरगढ़ पाकिस्तान. ये मैप में देखो, ये पूरा एरिया, ये पूरा पाकिस्तान, राइट. देन 19 सुत्का गेंडोर पाकिस्तान, देन सरायखोला पाकिस्तान. शोर्तुगाई एंड मुंडीगाक, ये 2 साइट्स हैं जो कहाँ की हैं? अफगानिस्तान की. शोर्तुगाई एंड मुंडीगाक अफगानिस्तान. ये रह गई थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश.
देखो एडवांस में तो आपके डिटेल्ड नोट्स बनेंगे, अभी हम सिर्फ जितना एनसीईआरटी है ना, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बैच है तो उसी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। अभी एडवांस लेवल पे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। चलो अब नंबर 1, दिस इज मांडा। ये क्या है? पंजाब वाली लोकेशन है। पंजाब में क्या है? हाँ, रोपड़, राइट। नंबर 3 हड़प्पा। अब नंबर 4 क्या है? राखीगढ़ी। एंड 5 नंबर इज बनावली। सो 5 एंड 4, बनावली एंड राखीगढ़ी लिखो। देन कालीबंगा इन राजस्थान, कालीबंगा। देन धोलावीरा, लोथल एंड सुरकोतड़ा एंड रंगपुर। सॉरी, एक सेकेंड। दिस इज लोथल, सुरकोतड़ा ये लोथल है, ठीक है। और यहीं पर रंगपुर है, ये नागेश्वर लिख देती हूँ। नंबर 7, 8, ये 11 दायमाबाद। नागेश्वर नंबर 12। देन मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो नंबर 13, right. Then Chanhudado 14, and this is Kot Diji number 15, right. Then Amri and Balakot, Amri number 16, Balakot 17। बालाकोट ये कोस्टल रीजन में है, ठीक है। अब कोस्टल रीजन वाली लोकेशन कौन कौन सी है? सुतका गिंडोर, बालाकोट, नागेश्वर, ये लोथल। कोस्टल रीजन हो जाएगी, अभी 5 मिनट में याद हो जाएंगी सारी, डोंट वरी, ठीक है। फिर इधर एक सेकेंड, ये इधर मेहरगढ़, ये शोरतुगई नंबर, अच्छा ये हो गया 19 नंबर हो गया। ये सरायखोला नंबर 20 इन पाकिस्तान, शोरतुगई अफगानिस्तान, हियर मोंडेगाग। और ये नंबर 23 आलमगीरपुर। क्लियर? चलो अब एक बार नंबरिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप लोकेशन फिक्स करोगे, ठीक है। आप बताओगे कि ये कौन सी लोकेशन है, राइट। अच्छा, ये मांडा यहाँ पर, ये पाकिस्तान में ये वाली जगह, हाँ ये वाली। नंबर ढूंढ रहे हैं बोर्ड पे, याद करो मैप के अकॉर्डिंग। ये ऐसे, यहाँ इसके साइड में ये सरायखोला, और यहाँ पर ये नदर्न मोस्ट शोरतुगई। बोलो कौन सी है? शोरतुगई, ओके। एंड अफगानिस्तान में दूसरी लोकेशन मुंडीगक, ये मेहरगढ़, पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर, राइट। वेस्टर्न साइड में ये जो लोकेशन है दैट इज मेहरगढ़। और इसे कौन सी वैली कहा जाता है, कौन सा एरिया कहा जाता है? हाँ अनिकेता, कौन सा रीजन बोला जाता है इसे? क्वेश्चन है ये आपसे, ठीक है,
पता करके आना इसको। ये लोकेशन कौन सी है, मैप में देखो लोकेशन और फिर बताओ। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साइड में ये कौन सा रीजन है, ईरान वाला। तो यहाँ बॉर्डर पे ये कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी, एंड ये बॉर्डर पे पाकिस्तान एंड ईरान के बॉर्डर पे शुत का गिंडोर, राइट, शुत का गिंडोर वेस्टर्न मोस्ट। ओके, अब शुत का गिंडोर के ईस्टर्न साइड में कोस्टल रीजन पे कौन सी साइट है, बालाकोट, कोस्टल रीजन में है ये, कोस्ट, नियर द कोस्ट, राइट। बालाकोट से ऊपर हाँ अमरी, वेरी गुड। देन चनहुदड़ो, और ये मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का एरिया बड़ा है एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। और ये राजस्थान के ये वाला जो रीजन है उसके जस्ट वेस्ट में कोट दीजी, राइट। ये महाराष्ट्र दायमाबाद, और ये जो एरिया है यहां से ये यहाँ क्या है, लोथल, फिर रंगपुर, और ये जो कोस्ट है यहाँ पर ये नागेश्वर, ये पॉइंट गुजरात का, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों धोलावीरा एंड सुरकोटड़ा, क्लियर, अच्छा समझ आ गया। प्लीज टेल रंगपुर अगेन। एक सेकंड, ये दिस वन, रंगपुर, एंड दिस इज आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, क्लियर। चलो अब बताओ, ना 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 अब नोट्स में नहीं देखोगे, नोट्स में नहीं देखना, आज आईवीसी खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेल में एडवांस बैच वाला मतलब पैटर्न यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी एनसीईआरटी के लेवल पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब एक बार लोकेशन फटाफट बताओ, जिसको जो जो लोकेशन याद है वो बताएं, ठीक है, और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और कोई किसी की हेल्प अगर करेगा, अगर कोई एक बोल रहा है उसने गलत बोला, ठीक है, तो पनिशमेंट क्या होगी, 3 क्वेश्चन मैं पूछूंगी फिर उससे, जो हेल्प करेगा उससे, ठीक है, इसलिए तो वो अलग मैटर है, ठीक है, फिर और पनिशमेंट मिलेगी, फिर उसी से बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो, व्हाट इज योर नेम, आमिर, ओके, चलो आमिर आप बताइए लोकेशन, मांडा, ओके, एक और बताओ, रोपड़, हाँ, कहाँ, रोपड़ कहाँ था रोपड़ 3 क्वेश्चंस मैंने तो नहीं बोला कि आप बताओ चलो पहली बार थी, नहीं वो तो अच्छा, चलो ठीक, एक और बता दिया आपने, 3 साइट्स बता दिए, ठीक है। अब आपके बारे, वेरी स्मार्ट, हाँ, और हाँ पाकिस्तान, वेरी गुड, हम्म, आएगा, हाँ हाँ हाँ, है महाराष्ट्र में, है क्या, दायमाबाद, दायमाबाद महाराष्ट्र, हाँ। अब आप नहीं यही तो बात है ना, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साइट्स के नाम तो बताने पड़ेंगे, जल्दी। अब याद करो कौन कौन सा बच गया, यस स्मार्ट, हाँ, हड़प्पा कहाँ है, ओके, हम्म,
हाँ, गुजरात में है शायद, गुजरात, ओके। और कोशिश करो, एक और बताओ। नहीं, रिपीट नहीं करना, चलो आप बताओ। बालाकोट एंड मेहरगढ़ पाकिस्तान, आमरी पाकिस्तान, ओके। और चलो आप बताओ, नाम क्या है आपका? शुभम, ओके बताओ। पाकिस्तान, हाँ। लोकेशन? अफगानिस्तान। कोट दीजिए पाकिस्तान। हाँ, राखी गढ़ी कहाँ? लोकेशन? हरियाणा, ठीक है। अनिकेता? मुंडीगढ़, हाँ। हम्म हम्म वो ज्यादा परेशान हो जाएगा। गुजरात, हाँ। अब आप बताओ। नहीं नहीं, अभी बचे हुए हैं, अभी बचे हुए हैं, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी। हाँ, बनावली। लोकेशन? हरियाणा। और राजस्थान में कौन सी है? राजस्थान, एक ही साइट है राजस्थान में, कालीबंगा, राइट? ओके। कालीबंगा और कालीबंगन बोथ आर राइट, ठीक है, दोनों ही सही हैं। चलो, चन्हू दड़ो कहाँ पर है? ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स हैं, आप तीन तीन लोकेशन आप बताओ। अक्षत, बिष्ट, दीपाली, हाँ। 3 locations, 3 sites for each, बताओ। तीन तीन लोकेशन, साइट्स और उनके रिलेटेड स्टेट्स। मैम राखीगढ़ी एंड बनावली हरियाणा हरियाणा, एंड गुड। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कैंडिडेट दीपाली, जल्दी बताओ बेटा। मैम मैंने तो अभी बताया है। अच्छा, आप ही ने बताया, ओके। तो बाकी कैंडिडेट बताओ, जल्दी बताओ। हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पा ही बता दो। हाँ, आलमगीरपुर, ओके। हाँ, नेक्स्ट श्री, नहीं बता रहे, चलो ठीक है, याद हो गई आपको, ठीक है। अब मैं साइट का नाम लूंगी, आपको लोकेशन बतानी है, ठीक है, क्विकली, राइट? चलो बताओ। बालाकोट, मैं साइट का नाम लूंगी, आप रिलेटेड एरिया या लोकेशन, स्टेट, कोई भी, क्विकली आंसर करना है, ठीक है। राखीगढ़ी, बालाकोट, कोट दीजिए, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, मांडा, रोपड़, आलमगीरपुर, ये बुलंदशहर आसपास तो नहीं है? अच्छा, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा अफगानिस्तान, सुरकोतड़ा गुजरात, मैम गुजरात। सुत्का गेंडोर इज इन पाकिस्तान, सुत्का गेंडोर इन पाकिस्तान, राइट? बालाकोट, मेहरगढ़, दायमाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है। चलो, आपको याद हो गए ना? हाँ, लोकेशंस याद हो गई? एक बार घर जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो।
अब एक चीज, एक एनालिसिस यहां से देखो, सी दिस इज कौन सी साइट है? अब देखो नाम नहीं ढूंढना यहाँ पे, ये लोकेशन देखो मैप में, सुतका गेंडोर, हाँ सुतका गेंडोर, ये देख लिया उधर बालाकोट, दिस इज नागेश्वर एंड लोथल. I have marked 4 locations, 4 sites: Sutka, Gindor, Balakot, Nageshwar, and Lothal. Right? ये जो 4 locations हैं, these are very important locations according to the trade for IBC people. Right? Because ये कहाँ पर है? Coastal areas में. And Balakot and Nageshwar, ये दो, इन दोनों का जो नाम है बालाकोट एंड नागेश्वर, ये दोनों जो साइट्स थी, यहाँ पर जो फाइंडिंग्स हुई हैं, जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं, वो हैं जो शेल्स होती है ना, जो ये सी में नहीं मिलती, हाँ सीप वगैरह होती हैं, शेल्स होती हैं, है ना, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिली हैं फ्रॉम बालाकोट एंड नागेश्वर. द फाइंडिंग्स ऑफ शेल्स फ्रॉम बालाकोट एंड नागेश्वर. और यहाँ पर वर्कशॉप्स भी मिली हैं, दैट मीन्स फैक्ट्रीज, जहां पर बीड्स बनाई जाती थी और आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते थे रिलेटेड विद दीज शेल्स फ्रॉम नागेश्वर एंड बालाकोट. फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स. राइट? हाँ फैक्ट्रीज मिली हैं जहां पे ये जो शेल्स हैं, ठीक है, इनको यूज करके ऑर्नामेंट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, आर्टिफैक्ट्स ये बनाए जाते थे. ठीक है. एंड चान्हुदड़ो, दैट प्लेस चान्हुदड़ो, राइट, यहां से भी एक फैक्ट्री मिली है, एक वर्क प्लेस मिला है, वर्कशॉप मिली है, बीड मेकिंग, बीड मेकिंग, BEAD, बीड मेकिंग. बीड्स क्या होते हैं? माला के जो मोती होते हैं ना, मन के होते हैं, वो है बीड्स. ठीक है. IBC people were very much aware about various precious, semi-precious stones, right? And they used these semi-precious stones for making beads. Jewelries वो यूज करते थे. ठीक है. अब बीड्स के लिए क्या जरूरी है? आपने कैसे देखा? बीड्स जो होती है उनको माला बना दी जाती है उसकी. अब माला के लिए क्या करना जरूरी होता है? हाँ ठीक है. तो प्रॉपर ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ठीक है, इन सब के लिए प्रॉपर नॉलेज भी चाहिए. ठीक है. स्किल भी चाहिए कि स्टोन की कटिंग के लिए भी स्किल चाहिए. ठीक है. सो ये जो IBC पीपल थे, दे वर वेरी स्किल्ड पर्सन्स. क्लियर? सो चान्हुदड़ो से कौन सी फैक्ट्री मिली है? बीड मेकिंग के लिए. राइट. मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, these two cities, लिख लो, मोहनजोदाड़ो and हड़प्पा, these two cities were perhaps administrative blocks of IBC. Administrative blocks of IBC. राइट. अब एक चीज इसको हटा देते हैं. सी जनरली जो IBC पीपल थे, they were involved in the trade with Mesopotamia. See, the IBC people were involved in trade activities, right,
within the IVC sites, right? And outside the civilization. Clear? Outside the civilization में कौन कौन आ जाएगा? Mainly Mesopotamian, right? ये location. So अब ये देखो, ये सी रूट होता था, that was the sea route for trade. अब इस रूट पे the important site was लोथल. क्यों? यहां से क्या क्या फाइंडिंग्स है? डॉकयार्ड की फाइंडिंग्स है, ठीक है. एक बॉट ये शिप मॉडल मिला है, यहाँ पर शिप मॉडल मिला है, राइट. सो लोथल वाज डायरेक्टली कनेक्टेड विद, वी कैन से, विद द मेसोपोटामियन ट्रेड. यहां से शिप्स निकलने के बाद, राइट, ये शिप्स कहाँ जाते थे पहले? सुत्कागिंडोर, क्योंकि यहां से यहाँ की लोकेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे बीच में एक और स्टॉप हुआ करता था, इन द सुत्कागिंडोर. So Sutka-Gendor is very important site for trade activities. और इसके अलावा इसका कोई और बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है. Sutka-Gendor को बनाया ही किस लिए गया था? ट्रेडिंग पर्पज से, राइट. और फिर यहां से इस रूट से पर्शियन गल्फ होते हुए ये मेसोपोटामिया, राइट. क्लियर? चलो, अब साइट्स हो गई. अब ये जितने भी एरियाज हैं, ठीक है, हर लोकेशन की अपनी एक अलग फीचर है, सिमिलैरिटीज हैं, यूनिफॉर्मिटीज हैं, ठीक है. और हर एरिया, फॉर एग्जांपल ये कौन सा साइट है? दैट इज नंबर 6, दैट इज कालीबंगा, राजस्थान, राइट. दैट साइट, दैट कालीबंगा is popular for fire altars, a series of fire altars found from Kalibanga. Fire altars, a series of, लिख लो, a series of seven fire altars लिख देती हूँ. Found from Kalibanga. Right? And wooden plow also found from Kalibanga. राइट, ओके. सी, कालीबंगा में जहां पर ये एक सीरीज मिली है ऑफ 7 फायर आल्टर्स, राइट. फायर आल्टर्स मीन्स कुंड, हवन कुंड, राइट. सो 7 फायर आल्टर्स, एंड नियर बाय दीज फायर आल्टर्स एक पिट मिला है, पिट, गड्ढा. और इसमें कुछ रिमेन्स मिले हैं, किसके? बोन्स, स्केल्टन्स, ठीक है, ऑफ एनिमल्स, राइट. सो अगर इस तरीके के फायर आल्टर्स हैं और वहीं पे पास में आपको एक पिट मिलता है जहां पर इस तरीके के रिमेन्स आपको मिलते हैं, सो क्या अज्यूम करोगे आप? कोई रिचुअल परफॉर्मेंस होती होगी, कोई बिलीफ सिस्टम होता होगा, ठीक है, जहां पे एनिमल सेक्रीफाइस होता हो, राइट. तो इस तरीके के अजम्पशंस होते हैं इन फाइंडिंग्स के थ्रू, ठीक है. तो ये कालीबंगा से मिला है. क्लियर? चलो, अब लोकेशन वाइज जो जो इंपॉर्टेंस थी वो मैंने आपको बता दी. एक चीज और, राखी गढ़ी इन हरियाणा.
राखीगढ़ी is considered as the largest site of IVC. इससे पहले मोहनजोदाड़ो को सबसे बड़ी साइट कंसीडर किया गया था, लेकिन अभी किसको कंसीडर किया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा is the largest site of IVC. क्लियर? अब देखो लोकेशंस अलग अलग हैं, right? And these sites are located on a particular distance from each other, but the culture has uniformity within these sites. That's why we considered all these locations as a culture, right? हमने इन सारी साइट्स को क्या कंसिडर किया? कल्चर साइट कंसिडर किया, हड़प्पन कल्चर। क्लियर? सिविलाइजेशन क्यों कहा, कल्चर क्यों कहा, वेरियस साइट्स कौन कौन सी थी, ये सब क्लियर हो गया। चलो अब नोट्स बनाने हैं, चलो। हाँ तो वो हमने रेलवे वाला कहा था तो रेलवे के लिए पकड़ रही थी तो हमें पता चला कि वो हड़प्पा नापी की वाली। उसके बाद जो और साइट्स हैं उनका कैसे पता चला? देखो एक्सकवेशन बहुत सारे पर्पस रिलेटेड वहां पे जो वर्क चलता था, वहां पे अगर कुछ रिमेन्स नजर में आ गए, ठीक है, तो जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, वो वहां पे फिर एक्टिव हो जाते थे और वो उस पूरे एरिया के एक्सकवेशन के बाद ये डिसाइड करते थे कि ये जो कल्चर है, जो फाइंडिंग्स हैं, ये किस कल्चर से रिलेटेड हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस पे, मान लीजिए कोई एरिया है, वहां पर कोई सोसाइटी ही बन रही है। अब सोसाइटी बनने के लिए क्या होगा, थोड़ी सी जो लेयर है, जो अपर लेयर है, उसकी खुदाई होगी, एक्सकवेशन होगा, राइट, और वहां से कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिल जाती हैं, तो फिर स्टडी होती है उसके ऊपर। ठीक है, कभी कभी ऐसा निकल जाता है ना, किसी भी एरिया में कोई घर ही बना रहा होता है, ठीक है, वहीं से कुछ पुराने सिक्के मिल गए, तो अब पहले वाले लोग क्या करते थे, उनको रख लेते थे अपने पास, लेकिन क्या करना चाहिए, उनको ASI को देना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। तो जो कॉइन्स हैं या कोई भी पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे अलग अलग साइट्स अलग अलग टाइम पीरियड पे एक्सकवेट हुई, डिस्कवर हुई। क्लियर? चलो लिखो। Harappa was discovered by किसने डिस्कवरी की हड़प्पा की? अनिकेता, हाँ, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदाड़ो was discovered by R.D. Banerjee, रखाल दास बनर्जी। R.D. बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। ये दो जो नाम हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, these are the most important sites of हड़प्पन कल्चर, क्योंकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स मिले हैं, लार्ज बिल्डिंग्स, लार्ज स्ट्रक्चर्स मिले हैं, वो इन दोनों सिटीज से मिले हैं। सो दीज टू सिटीज आर मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज, राइट। चलो अब हेडिंग लिखो, फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, पॉइंटर फॉर्मेट में लिखना, ठीक है, 1 2 3 ऐसे। फीचर्स ऑफ IVC और हड़प्पन सिविलाइजेशन। So the first feature was town planning.
then script, religion, economic activity, administrative authority, रिलीजन एंड कल्चर लिख दो, इसको उसी में शामिल कर देंगे. These are the most specific features of IVC, right? सोसाइटी और सोशल बिलीफ, राइट? आप लिख सकते हो यहाँ पे सोसाइटी को अलग से, अदरवाइज उसी में कंसिडर भी कर सकते हैं, हम लिख देंगे कल्चर के साथ सोसाइटी भी पढ़ लेंगे. सोसाइटी, राइट? Mainly these 5. So these are the important features of IVC. Town planning, bolo. Town planning, script, religion and culture, economic activity, and society. Okay. Town planning के major features, sub features कौन कौन से हो जाएंगे? That means division of town, right? So division of town, drainage system, very good. Grid pattern, uniformity, in houses, right? And large structures, ये आर्किटेक्चर में आ जाएगा, ठीक है? मेनली टाउन प्लानिंग, द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग. तो टाउन प्लानिंग कैसे की गई थी? द फर्स्ट पॉइंट इज द towns were divided into 2 blocks, right? That means division of town. Then proper drainage system, covered drainage system, covered, right? Then grid pattern, that means the streets were crossing each other at 90 degree. Uniformity in houses and large structures. Yes, यूनिफॉर्मिटी में आ जाएगा. ग्रेड बाथ लार्ज स्ट्रक्चर में, राइट? अब देखो, अब डिवीजन ऑफ टाउन पूरा आईवीसीएस से टिप्स पे याद हो जाएगा आपको. डिवीजन ऑफ टाउन फीचर्स बताओ. अब डिवीजन ऑफ टाउन के, ओके, डिवाइडेड इनटू 2. Which one was the citadel? Upper town, this one, the western side, western and eastern. ये क्या है? Upper town. That means upper town, that means built on high elevation or podium. Upper town. Okay. Another feature, large structures, multi-story buildings, वो लार्ज स्ट्रक्चर में कंसिडर कर लेंगे. व्हाट एल्स? एक बात बताओ, जो अपर टाउन है उसका एरिया और लोअर टाउन का एरिया कोई डिफरेंस दिख रहा है? अपर टाउन वाज स्मॉलर इन साइज बट इट वाज कंसिडर्ड एज अपर टाउन बिकॉज इट वाज बिल्ट ऑन द हाई पोडियम. तो साइज में एरिया वाइज छोटा है लेकिन right. And what are the features of lower town?
larger in area, right? And considered as lower town, larger, lower town. और यहाँ पे जो घर थे वो कैसे हैं? सेम पैटर्न में है, स्मॉल हाउसेस हैं, क्लियर? स्मॉल हाउसेस, सेम पैटर्न, राइट? अब मुझे बताओ, अगर ऐसी सिटी हो which was divided into two parts, the larger area was having small structures, that means houses, right? And the other division that was smaller in the size but it was having larger structures built on high podium, तो ऐसे सिटी को देखकर आप क्या अज्यूम करोगे? ओके, एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, द एलीट क्लास मस्ट बी लिविंग इन द वेस्टर्न साइड और अपर टाउन. और अब सोचो, अपर टाउन जो है, राइट, वहां पे किस तरीके के स्ट्रक्चर्स मिले हैं? सेक्रेड प्लेस हो सकता है, वेरी गुड पॉइंट. और क्या प्लेस हो सकता है वो? ओके, और सोचो. यही सोच लो, एग्जाम में नहीं सोचना पड़ेगा, सोचो. हो सकता है. आप स्ट्रक्चर्स देख के आइडिया लगाओ, और लगाओ आइडियाज, क्या हो सकता है. चलो एक बार फिर रिपीट करते हूँ. लोअर टाउन में स्मॉल स्ट्रक्चर्स, सिमिलर पैटर्न, यूनिफॉर्मिटी इन द हाउसेस, ठीक है, हाउसेस, ठीक है. अपर टाउन में लार्ज स्ट्रक्चर्स लाइक असेंबली हॉल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी. ग्रेनरी समझ गए ना? हाँ, फूड स्टोरेज के लिए. हाँ, ठीक है. ये कहाँ पे मिले? अपर टाउन. लोअर टाउन में क्या है? यूनिफॉर्मिटी इन द हाउसेस. अब बताओ. मैम इकोनॉमिक डिफरेंस और देयर में बी अ लीडर. वेरी गुड. सी, इकोनॉमिक डिफरेंस, अभी तक आप सबने जो बताया है ना वो सब सही है, राइट? इकोनॉमिक डिफरेंसेस, दैट मीन्स व्हाट? डिवीजन इन द सोसाइटी. यही तो सुनना चाहती थी मैं इतनी देर से. एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यूज द टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक. द अथॉरिटी, जैसे आपने कहा था, अथॉरिटी कहा था या सेक्रेड प्लेस किसने कहा? हाँ ठीक है, वो भी सही था, सेक्रेड प्लेस, राइट. अब देखो तीन चीजें हैं यहाँ पे. और ट्रेड कम्युनिटी के बारे में भी बोला था, आप ही ने बोला था. ये जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, वो यहाँ रहते होंगे. अब ये तीन टर्म को हम एक साइड में रखते हैं, ठीक है. ट्रेडर्स, यू सेड सेक्रेड प्लेस हो सकता है, रिलीजियस. सो सेक्रेड प्लेस में द हायर अथॉरिटी इज, हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होते हैं? हाँ, प्रीस्ट एंड यू सेड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, राइट. ओके. और अभी ऑनलाइन में एक बच्ची ने बोला इकोनॉमिक डिफरेंसेस को शो करता है. इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इकोनॉमिक डिफरेंसेस मींस डिवीजन अमंग द सोसाइटी.
ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, सोसाइटी इज डिवाइडेड। हो सकता है लार्ज स्ट्रक्चर्स को एलीट क्लास यूज करती हो, स्मॉल स्ट्रक्चर्स को जो कॉमन पब्लिक है वो यूज करती हो, ठीक है। सो सोशल डिविजन वाज आल्सो देयर, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस के अलावा क्या पॉइंट बोला था आपने ऑनलाइन में? हाँ, उसको एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ There will be a leader. हाँ, प्लेस There फॉर, will be a leader. ओके ठीक है, उनको भी हम इसी में काउंट कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये एनालाइज किया आपने टाउन प्लानिंग को देखकर, डिवीजन ऑफ टाउन के बेसिस पर, स्ट्रक्चर को ऊपर से देखकर ऑब्जर्व किया आपने कि ये कंडीशंस हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है कि ये सिटाडेल जो है ये किस लिए हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हो, ठीक है। अब लोअर टाउन को भी देखो एक बार। लोअर टाउन में क्या है, यूनिफॉर्मिटी इन द हाउसेस, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग हाउसेस, हाउसेस, फिर सोचो, हाउसेस, रेसिडेंशियल एरिया, so there might be possibility according to the division of the town, the lower town was perhaps used for residential purposes. lower town किस लिए हो सकता है, रेसिडेंशियल एरिया हो सकता है, और अपर टाउन किस लिए हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो सकता है। यस, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में आप देखोगे कैंटोनमेंट एरिया है, और यहाँ पे बहुत सारी जो एम्बेसीज हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, ठीक है। वो बिल्डिंग्स कैसी होती हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स है, राइट। पर्पस क्या है उनका, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। और पब्लिक रेसिडेंशियल एरियाज कैसे हैं, कंपैरेटिवली दीज बिल्डिंग्स आर स्मॉल, राइट। अब सोचो अगर ऐसा रहा होगा, क्योंकि देखो आईवीसी की जो स्क्रिप्ट है ये डिसाइफर नहीं की गई, सो क्लियरली वी कैन नॉट से कि जो लोअर टाउन था दैट वाज फॉर द कॉमन पीपल एंड द सिटाडेल वाज फॉर एलीट क्लास, राइट। हम ये नहीं कह सकते, प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। सो द हिस्ट्री एंड जो भी कंटेंट आप किसी भी एनसीईआरटी किसी भी बुक में पढ़ रहे हो, आईवीसी के पर्सपेक्टिव से ये अजम्पशंस हैं, ऐसा रहा होगा, ठीक है। क्लियर वर्डिंग ये नहीं होंगे कि ऐसा था, ऐसा रहा होगा, माइट बी पॉसिबल है ये रहा होगा, तो अजम्पशंस हैं वो, इसीलिए एनालिसिस मैं आपसे करा रही हूँ, ठीक है। चलो ये बहुत अच्छा एनालिसिस किया है आपने, ठीक है। डिवीजन ऑफ टाउन, देन ड्रेनेज सिस्टम, द ड्रेनेज सिस्टम was कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। एक और पॉइंट है इसी के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, द डोमेस्टिक ड्रेनेज were connected with public drainage system, right. Then grid pattern, streets were connecting with each other, crossing at 90 degree. Then uniformity in houses and large structures. So large structures में कुछ नाम लिख लो, ग्रेट बाथ लिख लो, ग्रेट बाथ at Mohenjo-daro, places are important, great bath at Mohenjo-daro, granary Mohenjo-daro, assembly hall, two-story building, Mohenjo-daro, great granary of हड़प्पा, सो हड़प्पा से
great granary. क्लियर? चलो अब हेडिंग बनाओ ग्रेट बाथ. ये सारा आपने नोट कर लिया, एज इट इज बनाया है ना ये सारे पॉइंट्स, फिर ये पॉइंट्स, राइट, और लार्ज स्ट्रक्चर्स में ये पॉइंट्स लिख दिए ना. अब कंटिन्यू करो ग्रेट बाथ. हेडिंग बनाओ फटाफट. लोकेटेड इन मोहनजोदाड़ो. The Great Bath is considered as a unique structure of IVC it shows that Harappan people were highly skilled engineers they used local material for the construction the area of Great Bath is 12 meter into 7 meter into 3 meter. मतलब 12, 7 and 3 डेप्थ, राइट. ये स्ट्रक्चर था, ठीक है. एंड सी ये जो फ्लोरिंग है जहां पानी भरा गया, ठीक है, इसके लिए उन्होंने यूज किया क्या? बिटुमिन. लिखो, दे यूज्ड बिटुमिन, BITUMEN, bitumen for flooring सी. अभी भी उस वाटर रिजर्वायर में अगर वाटर फिल कर दिया जाए तो लीकेज अभी भी नहीं हो सकता. मतलब इतना अच्छा, इतना मल्टीपल लेयर्स के साथ जो फ्लोरिंग उसकी बनाई गई है वो कैसी है? लीकेज प्रूफ. ठीक है, और लिखो, they used baked bricks with gypsum plaster. They connected the water reservoir with wells, large wells for water supply. They connected the water reservoir with large wells for water supply. They built proper drainage
proper drainage, they built or constructed proper drainage for disgorging, disgorging, disgorging water from the tank. The water tank or water reservoir was surrounded with various rooms that shows it was used for ritual bathing by the public. Right. Okay, great bath. Now the heading is granary of Mohenjo-daro. Granary of Mohenjo-daro. It consists of 27 blocks, of baked bricks. So the granary of Mohenjo-daro consists 27 blocks. 27 blocks. ठीक है? And it was used for the storage of food grains. लिखो ये line. Okay, now tell me, अगर आप ग्रेनरी को का स्ट्रक्चर देख रहे हो, it consists 27 blocks, right? And purpose was food grain storage. So अब आप एनालाइज करो और बताओ क्यों इतना लार्ज स्केल पर फूड स्टोरेज इंपॉर्टेंट था, क्यों किया जाता था? ओके, ये एक पॉइंट हो सकता है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. दैट मीन्स सब जहां जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से परचेस कर लिया जाए और फिर वहां से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो. ठीक है, चलो और क्या हो सकता है? एग्जैक्टली, है ना? नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन में, ठीक है, स्टोर किया जाता था ताकि एक रिजर्व बना रहे. ठीक है, और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है जो करंट गवर्नमेंट जो कर रही है या इंडियन गवर्नमेंट बहुत पहले से करती आ रही है, उसको ध्यान में रखकर बोलो. सोचो क्यों बोल रही हूं मैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो बहुत पहले से करती आ रही है. ठीक है, तो बताओ इंडियन गवर्नमेंट, एफसीआई, याद करो सब, दिमाग लगाओ. फूड ग्रेन स्टोर करती है, फिर एग्जैक्टली द पीडीएस सिस्टम, राइट? दैट मीन्स पहले स्टोर करना, ठीक है, और फिर जहां जहां जरूरत है वहां तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. ठीक है, सो यहाँ पर अजम्पशंस हैं, ठीक है, कि ये पर्पस रहा होगा, ठीक है, इतनी लार्ज ग्रेनरी के लिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट, असेंबली हॉल. असेंबली हॉल ऑफ मोहनजोदाड़ो. A pillared assembly hall
pillared assembly hall found from Mohenjo-daro the structure shows that the hall was perhaps used for administrative meetings oblique religious meetings right, etc. Next heading is Great Granary of Hadappa. Great Granary of Hadappa. See, if you will see the structure of Great Granary of Hadappa, right? So ये क्या है? एक गैलरी एरिया एक यहां पर छोड़ा गया, ठीक है, एंड बोथ साइड 6 blocks were there. 6 blocks on each side, 2 rows with 6 rooms on each side, right? And see, these rooms, what are the specific feature of this? ये जो rooms बने हैं ना, इनके जो wall है उनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है. That means ये bricks है, इनके बीच में गैप है, राइट? अब ये एक लेयर हो गई, ठीक है, इसके बाद एक और लेयर ऑफ ब्रिक्स. अब इससे क्या क्या आप समझ सकते हो? ये जो बीच में जो गैप है ये किस लिए बनाया गया होगा? फॉर सनलाइट, फॉर एयर, राइट? ताकि जो फूड ग्रेन है वो खराब ना हो, राइट? और यहाँ पर 2 to 3 layers were constructed for the walls, ताकि उसको स्ट्रेंथ मिले और वाटर लीकेज की प्रॉब्लम भी ना हो, जो एकदम जो मॉइस्चर कैच कर जाती हैं वॉल्स, उससे भी इसको प्रोटेक्ट किया जा सके. तो प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन, एयर, ये रखा गया. मॉइस्चर से बचाने के लिए फूड ग्रेन्स को जो वॉल्स थी उनको मल्टीपल लेयर्स में बिल्ड किया गया, राइट? और जो रूफ है इस पूरे चैनल की, यहां पर रूफ्स में ऊपर ऐसे ब्लॉक्स बनाए गए, जैसे ये बनाए हैं, ये लाइट्स के लिए हैं, है ना? और वो किसके लिए थे? सनलाइट के लिए, राइट? तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन तुम उन्नत हो, राइट? तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन है ग्रेट ग्रेनरी ऑफ हड़प्पा. सो ग्रेट ग्रेनरी ऑफ हड़प्पा ये बनाओ और आगे लिखो 2 rows of 6 rooms each. हाँ हाँ, 2 rows of 6 rooms on each side. The architects of Great Granary have focused on sunlight, air, and protection from moisture
Clear? Completed. So town planning completed. Next heading, script. Next heading is script. Harappan people used pictographic script. Pictographic script. Around 417 symbols have been found. How many? 417 symbols have been found from various sites of Harappa. These symbols were used on seals of Harappa, seals of Harappa, comma, potteries and artifacts, etc. Okay, now there is a question. When we discuss about the script of Harappa, we always say that the script of Harappa has not been deciphered yet. अभी तक उसको decipher नहीं किया गया. Right? So what are the reasons कि अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया? हाँ, क्या रीजन हो सकता है? क्यों नहीं समझ पा रहे? मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है, that has been deciphered. Script of Misr, that has been deciphered. But हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया, उसकी डिकोडिंग नहीं हुई. रीजन देखो, कोई भी हो, लैंग्वेज हो या स्क्रिप्ट हो, ठीक है, किसी एक टाइम पीरियड में क्या होता है? इनिशिएट होगा. ठीक है, सो जब इनिशिएट होगा तो उसका फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, फिर क्या होगा? उसमें चेंज आएगा, फिर उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा, फिर चेंज आएगा, फिर फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, फिर चेंज आएगा. और प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, ये फॉर्मेट बन गया. ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज वो बन गई. अब इनकी स्टडी कैसे होती है? ये देखा जाता है कि ये जो है आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, अगर ये लैंग्वेज ऐसी है राइटिंग में भी और वर्बली भी, ठीक है, इससे पहले का फॉर्मेट कैसा था? क्या चेंज आया इस फॉर्मेट में? मतलब हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम से पीछे जा रहे हैं और चेंजेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. राइट? फिर हमने चेंज को आइडेंटिफाई किया और हम पहुंच गए कहां तक? रूट तक. राइट? और रूट तक पहुंच के हम कहते हैं कि ये शायद स्टार्टिंग होगा. हो सकता है इससे पहले भी कुछ हो जिसके एविडेंसेस नहीं हो हमारे पास. ये भी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबल है ये भी. ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसकी रूट्स कहाँ हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी बिगिनिंग कैसे हुई, और बिगिनिंग जब हुई तो इसका फॉर्मेट कैसा था, किस फॉर्म में थी ये लैंग्वेज. ठीक है, तब इसके मीनिंग्स निकाले जाते हैं कि अच्छा
तो ये जो टर्म यूज की गई है इसका शायद ये मीनिंग रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफी है, ठीक है, फिर इसमें थोड़ा चेंज आया, ऐसे हो गया, ठीक है, फिर ऐसे हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंटली एक सीक्वेंस देखने को मिला, एक सीक्वेंस है। अब आप क्या करोगे, यू विल कनेक्ट दिस पिक्चर और सिंबल विद योर रिलीजन, है ना। इसको आप, इस सिंबल को आप यूज करोगे, आप क्या बोलोगे कि ये तो क्या है, त्रिशूल है। त्रिशूल किस लिए है, कौन यूज करता है, शिवा। शिवा कौन है, हिंदुइज्म में त्रिदेवों में से एक है, दैट मीन्स रिलीजन। कहां आ गए हम, रिलीजन। अब हम क्या बोलेंगे, ओके तो ये जहां जो इसका अर्लीस्ट फॉर्मेट था, कहीं ना कहीं वो लोग भी कैसे थे, रिलीजियस बिलीफ वाले लोग थे, और अपने रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये एक सिंबल बनाया होगा। तो ये जो सिंबल होगा इसका कोई ना कोई रिलीजियस मीनिंग होगा, राइट। तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई किया हमने, थ्रू द चेंजेस। मतलब किसी भी स्क्रिप्ट में अगर एक प्रॉपर टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है तो हम उस चेंज से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई होगी, और इनिशियली जो पिक्चर्स हैं, जो सिंबल्स हैं, उनके मीनिंग क्या होंगे। क्लियर। बट चेंज ही नहीं हो तो, अगर चेंज ही नहीं हुआ हो पूरे टाइम पीरियड में तो पता ही नहीं चलेगा। एंड दिस इज द मेजर रीजन बिहाइंड द इंडस स्क्रिप्ट कि उसे अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा रीजन है। आप किसी भी बच्चे से पूछना कि इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर नहीं किया गया, रीजन क्या है, ठीक है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, द स्क्रिप्ट डिडंट चेंज थ्रू आउट द टाइम पीरियड ऑफ IVC, राइट। सो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं, हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, IVC के स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर दिस change is required, right? But in the case of IVC script, the script of IVC didn't change. Throughout the period. Throughout the period means that time period was considered as the mature हड़प्पन फेज। तो यहां से यहां तक का जितना भी हड़प्पन फेज था, मेच्योर हड़प्पन फेज, स्क्रिप्ट चेंज ही नहीं हुई। स्क्रिप्ट चेंज नहीं हुई तो कुछ अजम्पशन नहीं लगाया गया, उसको डिकोड नहीं किया गया, राइट। चलो अब यहां आपका एनालिसिस देखने में, ये तो कोर रीजन है, राइट, दैट हड़प्पन स्क्रिप्ट डिडंट चेंज थ्रू आउट द टाइम पीरियड ऑफ IVC। क्लियर। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर कोई स्क्रिप्ट है, कोई लैंग्वेज है जो पूरे टाइम पीरियड में चेंज ही नहीं हो रही, कुछ सिंबल्स हैं, इफ दे आर नॉट चेंजिंग दैट मीन्स व्हाट, क्या मतलब निकालोगे इसका, जो मतलब उसका स्टडी कर लिया, हम्म जनरेशन बाय जनरेशन आया, अगर यहीं पे चेंज हो जाता तो उनको पढ़ने के लिए एजुकेशन आती, फिर वहां पे सोसाइटी एजुकेशन के लिए मतलब कुछ जैसे अपने जो पैसा पे कर रहे हैं उसको कुछ पे करना पड़ता था, कि सोसाइटी में एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन का बढ़। ओके और सोचो, if a language is not changing for a longer period of time that means what, सोचो, बहुत कॉमन सी चीज, मतलब थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो आप रीजन फाइंड आउट कर लोगे। क्या, व्हाट डिड यू से,
उस चीज को कॉमन पीपल इजीली समझ सकते हैं। कॉमन पीपल इजीली समझ सके स्क्रिप्ट को। ओके, व्हाट एल्स? और Not invaded or influenced by outsiders. ओके, तो इन्वेजन और इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर्स हुआ था या नहीं हुआ था? क्या कहना चाह रहे हो? हुआ था तो चेंज होना था? मैम नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ होगा। ओके, और क्या होगा रीजन बताओ, चेंज नहीं हुए तो? मैम क्योंकि ये लैंग्वेज, ये लिखने की प्रणाली सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही पता थी। एक काम करो, क्लैप करो जरा, क्लैप करो। यस, दैट मीन्स दिस इज द रीजन, मेजर रीजन कि चेंज नहीं हुई, बिकॉज द स्क्रिप्ट ऑफ IVC was perhaps used by a small section of the society. अगर कॉमन पीपल इसको यूज कर रहे होते तो क्या होता? जब कॉमन पीपल यूज करते हैं तो क्या करते हैं, वो लैंग्वेज में थोड़े थोड़े रीजनल इन्फ्लुएंस की वजह से चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी भी प्रेजेंट टाइम में अकेले हरियाणा में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज, यूपी में भी अलग अलग, थोड़ा बहुत चेंज, हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे थोड़ा थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजेस हैं, बिहार में बहुत सारे चेंजेस। दैट मीन्स कि आप हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर क्या है, रीजनल इन्फ्लुएंस की वजह से लैंग्वेज चेंज हो रही है। क्योंकि जो लैंग्वेज है वो कौन यूज कर रहा है? कॉमन पीपल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो लैंग्वेज या कोई भी स्क्रिप्ट या कुछ सिंबल्स, if they are used by a very small section of the society or we can say the authority only, तो उसमें चेंज नहीं आएगा। राइट? ओके, अब याद करो कि ये जो स्क्रिप्ट है मेनली मिली कहां पे, कहां कहां यूज की गई है? मेनली हड़प्पन सील्स पर यूज की गई है। ठीक है, ओके। सो अगर इनका यूज भी लिमिटेड है, ठीक है, और स्क्रिप्ट वाज यूज्ड बाय अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी और कुछ लोगों ने ही इसको यूज किया, दैट मीन्स ये हाँ, अब मिली तो पूरी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन इसका एक और रीजन क्या हो सकता है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये ऑथोरिटेटिव मार्क हो सकता है। क्या हो सकता है ये ऑथोरिटेटिव मार्क? ये जो सिंबल्स हैं ये किस लिए यूज किए, किसके थ्रू यूज किए जाते थे? अथॉरिटी के थ्रू, फॉर ऑथोरिटेटिव मार्क। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और हर इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट के अपने अपने लोगो हैं, राइट? सो ये एक अजम्पशन है, ये क्लियर है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट चेंज नहीं हुई। उतना ही स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि अगर चेंज नहीं हुई तो इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि इसको यूज ही बहुत कम लोगों ने किया, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ, जैसी थी वैसी बनी रही। अब बहुत कम लोगों ने यूज किया तो सोसाइटी को आप डिवाइड करो, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, टाउन प्लानिंग से हमने अज्यूम किया दैट द सोसाइटी वाज डिवाइडेड। सोसाइटी में हायरार्की होगी, सोशल डिवीजन है, सोशल डिवीजन है। अब और जो सोशल डिवीजन है वो कैसे दिखेगा? आर्किटेक्चर से, ट्रेड से, कि अगर नागेश्वर एंड बालाकोट यहां पर शेल्स, ठीक है, और कुछ स्टोन्स को यूज करके अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ज्वेलरी वगैरह बन रही है, ठीक है, और सारी हड़प्पन साइट्स से, मेजॉरिटी हड़प्पन साइट्स में वो मतलब फाइंड आउट होती हैं, मिल रही हैं, उनसे रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं। मतलब ट्रेड नेटवर्क कैसा था? एक जगह पे बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक जगह पे हो रही है, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दैट मीन्स लार्ज स्केल पे ट्रेड नेटवर्क था। ट्रेड नेटवर्क कैसा था? वेरी लार्ज। अब इतना ह्यूज ट्रेड नेटवर्क होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो अथॉरिटी होगी, ये सुनो, अथॉरिटी होगी तभी वो पूरा कंट्रोल होगा।
ये भी तो डिसाइड करने वाले होने चाहिए ना कि कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कितनी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग करनी है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ट्रेड में यही इंपॉर्टेंट होता है ना कि मटेरियल कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ होगा, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, क्वांटिटी कैसे कितनी होनी चाहिए, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये सब डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी वही करेगी, राइट? अगर हम आईवीसी में ट्रेड नेटवर्क को देखें, स्क्रिप्ट को देखें, ठीक है, तो कैन यू अज्यूम द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ आईवीसी, या ये कहें कि आईवीसी की में जो हेड होंगे, हाईएस्ट क्लास होगी, वो कौन होगी? देखो यहां पे 3 नाम लिखे थे, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, राइट? अगर ट्रेड नेटवर्क को देखो, स्क्रिप्ट को देखोगे, ठीक है, स्क्रिप्ट कहां पे यूज है, कहां पे इंस्क्राइब किया गया स्क्रिप्ट को, कहां मेंशन है? सील्स पर। सील्स किस लिए यूज की गई? ट्रेड में, राइट? ट्रेड नेटवर्क कैसा था? लार्ज ट्रेड नेटवर्क। इसका मतलब आईवीसी में हेड कौन थे? हाँ, सोचो। ट्रेडर्स, mercantile class, right? They were having the authority. हाँ, तो अथॉरिटी कौन थी आईवीसी में? ट्रेडर्स, और मर्चेंटाइल क्लास वाज द अथॉरिटी। क्लियर? ओके। अब आप ग्रेट बाथ के बारे में सोचो, कैसा प्लेस है ग्रेट बाथ? पब्लिक प्लेस है, and that might be used for ritual practices, ritual bathing. Ritual bathing means कोई ना कोई रिलीजियस बिलीफ, राइट? जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मिली है मोहनजोदाड़ो में, 2 स्टोरी बिल्डिंग मिली है, ठीक है, उस 2 स्टोरी बिल्डिंग में क्या है? स्टेयर्स हैं, राइट? एंड ये जो सेकंड फ्लोर है इसका, यहां पर जो लास्ट वाली वॉल है, उस वॉल के पास एक हाई पोडियम है और यहां पे एक इमेज मिली है, राइट? सो कंसीडर किया गया कि ये जो 2 स्टोरी बिल्डिंग है, बाकी सब सिंगल स्टोरी है, कोई एक स्पेशल 2 स्टोरी बिल्डिंग है, दैट मींस दैट बिल्डिंग माइट बी यूज्ड बाय अ स्पेशल पर्सन। अब स्पेशल पर्सन ने यूज की, ठीक है, इसीलिए इस बिल्डिंग में यहां पर इमेज भी उसी की है, स्टेच्यू, राइट? किसी एक हाई पोडियम पे एक इमेज का अगर एविडेंस मिलता है, दैट मीन्स व्हाट? हम किसी भी बिल्डिंग में कोई एक इमेज प्लेस करते हैं, दैट तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो वो प्लेस अपने आप में कोई सेक्रेड प्लेस होगा जहां पे कोई इमेज रख के वर्शिप की जाती हो, या फिर ये जो प्लेस है ये किसी रिलीजियस गुरु का हो सकता है। रिलीजियस प्रीचिंग्स के लिए हाई पोडियम पे वो बैठते होंगे, बाकी लोग उनको सुनते होंगे, ठीक है, और फिर बाद में उनके जाने के बाद उनकी इमेज बना के रख दी होगी। सो द 2 स्टोरी बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, ग्रेट बाथ, एंड एक इमेज मैंने बनाई थी, बियर्डेड मैन की इमेज, बियर्डेड मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, बियर्डेड मैन। दोबारा ड्रॉ करूं क्या? हाँ, याद आ जाएगा आपको। आ गया याद? हाँ, आप थे क्लास में? आप नहीं थे, चलो। राइट, ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है बताओ?
ट्रिफॉइल पैटर्न, यस। ये जो शॉल राइट है, ठीक है, ये कैसा था? ट्रांसपेरेंट, राइट। हाँ, और ये डिजाइन कैसा है? फ्लोरल पॉइंट है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रिफॉइल पैटर्न, राइट। और ये हाफ क्लोज्ड आईज, राइट। अभी ऐसा ही ड्रॉ होगा, ठीक है। बिल्कुल, हाफ क्लोज्ड, दैट मीन्स मेडिटेटिव पोस्चर, राइट, मेडिटेटिव पोस्चर। तो अगर इस इमेज को आप गौर से देखोगे, ठीक है, इसको मत देखो। एक सेकेंड, that image, bearded man of Harappa, right? So the eyes are half closed, और यहाँ पर forehead पे band, same band on the arm, right arm, right? ये transparent shawl or drapery we can say, right? और ये बहुत ही फाइनली बियर्ड बनाई हुई है, दैट मीन्स ये कौन होंगे? बहुत स्पेसिफिक पर्सन होंगे, ऐसे ही नहीं होंगे, ठीक है। और इस इमेज को देखकर, ठीक है, और जो 2 स्टोरी बिल्डिंग जो मिली है मोहनजोदाड़ो में, अगर उसके एविडेंसेस को अच्छे से देखा जाए, अगर ग्रेट बाथ को एनालाइज किया जाए, राइट, सो क्या कंसिडर किया जाता है? ऐसी ये बियर्डेड मैन की जो इमेज मिली है, कहाँ से मिली है? सिर्फ मोहनजोदाड़ो से मिली, सिंगल इमेज मिली। तो किसी भी इतनी बड़ी सिविलाइजेशन से अगर कोई एक स्पेसिफिक ऐसी इमेज मिलती है, कोई एक ही इमेज मिल रही है ऐसी, दैट मीन्स व्हाट? कि ये कोई स्पेसिफिक पर्सन होंगे, कॉमन पीपल तो नहीं होंगे, he must be very specific person। और religious belief से related अगर if we have found the great bath, multi story building, assembly hall, जो assembly hall है वहां पे भी क्या है? एक पिलर्ड स्ट्रक्चर है, बहुत सारे पिलर्स हैं, और जो लास्ट वाली वॉल है उस पे एक ऐसे हाई एलिवेशन पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और उस प्लेटफॉर्म पे एक इमेज है। तो जो असेंबली हॉल है दैट कुड बी यूज्ड फॉर रिलीजियस प्रीचिंग। सो अगर ये एस्पेक्ट देखा जाए, अगर ये एविडेंसेस एनालाइज किए जाएं, तो आप क्या कहोगे? आईवीसी में हेड ऑफ द अथॉरिटी कौन हो सकते हैं? कौन सी क्लास होगी? प्रीस्ट, दैट मीन्स रिलीजियस अथॉरिटी वाज देयर, राइट। तो अभी तक आपको अथॉरिटी में कितने कितने क्लासेस मिल गए? 2, एक मर्चेंटाइल क्लास और दूसरा रिलीजियस क्लास। ओके, अब आप टाउन प्लानिंग देखो, डिवीजन ऑफ द टाउन, राइट, प्रॉपर division of the town, then uniformity in the houses, proper drainage system, proper grid planning of the street, right, उनका maintenance। अब ये सारे काम कौन करता है? civic authority, right, that means governance, that means administrative authority। So when we discuss about the authority in IVC, so there are 3 classes, possibilities are there for these 3 classes कि जो highest authority होगी they must be related with administrative authority, administration वाले होंगे, bureaucracy वाले होंगे, government होगी, कोई एक government होती होगी जो ये सब decide करती होगी, ठीक है। कुछ evidences बोलते हैं, trade network क्या बताता है? कि जो mercantile class होगी वही सब manage कर रही होगी, वही authority होगी। और कुछ एविडेंसेस क्या कहते हैं? रिलीजियस क्लास होगी, दैट मींस प्रीस्ट होंगे आईवीसी में, जो हाईएस्ट अथॉरिटी पे होंगे। सो पॉसिबिलिटी में 3 चीजें हैं,
ठीक है, अब जब आईवीसी की जो स्क्रिप्ट है वो जिस दिन डिसाइफर हो जाएगी उस दिन पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इन तीनों में से कौन थे जो रूल कर रहे थे, रूलिंग अथॉरिटी ऑफ आईवीसी। क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, चलो अब कल आप चैप्टर रीड करके आना अच्छे से, ठीक है, और फिर मैं चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। और आपको पढ़ना क्या क्या है उसमें इंपॉर्टेंट, देखो बुक दो, लाइन बाय लाइन स्टडी करनी है इसकी, ठीक है, और कुछ चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। लाइक बरियल साइट्स, राइट, एंड दीज क्राफ्ट्स, द इमेज ऑफ मदर गॉडेस, राइट, ये इस पे भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कल टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, एंड पोट्रीज ऑफ आईवीसी, राइट। तो आप पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करके आना, और यहाँ से अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, ठीक है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। इनको डिटेल में पढ़ना, चैप्टर 1 एंड 2 ये 2 पार्ट में है क्या? नहीं, एक ही चैप्टर बहुत बड़ा है ये तो, चैप्टर 1, ठीक है, टाइम लगेगा इसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा, लेकिन डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है, चलो।